हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि यूपी टेट का जो है पेपर नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये आज 15 नवंबर से 30 क्वेश्चंस हम लोग प्रत्येक दिन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण, साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो इसमें पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, मानसिक वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रता गति, सीखने की मात्रता गति प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? रॉस, एबिंगहॉस, स्किनर, एमएल बिग्गी। तो इसको कहा है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एबिंगहॉस ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक नियम में क्या क्या शामिल है? अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने कहा है, प्रभाव का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं, और नहीं सही हो जाएगा, तो यही सही है क्योंकि ये गलत है, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? इसमें नैमित्त अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका जो होती है वो सक्रिय होती है एवं महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर, चिंतन पर, तर्क, अप्रेरणा। तो ये जो है अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत जो है दिया किसने था? तो पाउलो ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने इसको जो है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला व्यवहार, दूसरा चिंतन, तीसरा तर्क, और प्रेरणा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे गलत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नहीं वाला जो है हम लोग वर्ड बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी की वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो अधिगम का जो सिद्धांत है ये जो है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की आवृत्ति है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हम उसको जो है देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके परिवर्तनों के द्वारा जो है हम उसको देखते हैं। तो इसमें जो है तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। एकदम किया जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा प्रभावित करता है? कौन सा पद जो है इसमें अधिगम को प्रभावित करता है, अक्षमता को परिभाषित करता है? तो अक्षमता को इसमें कौन सी परिभाषा जो है परिभाषित करती है? पठन दोष, अधिगम संबंधी अक्षमता, अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसमें पठन दोष, अधिगम अक्षमता का मतलब हुआ यहाँ पर डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का संबंध यहाँ पर किससे हो जाएगा? गणना दोष से। ठीक है, जोड़ने घटाने से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह चाहता था कि इसमें जो है बताया कि ये एक अंतर्दृष्टि का सारांश है। इसमें व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने आप करके सीखता है एवं उसके अंगों के द्वारा जो है उसकी अनुभूति करता है। इसमें वातावरण के साथ में जो है बालक अंतःक्रिया करता है एवं प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन करता है। ठीक है, तो स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया नहीं होगी, इसमें ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संकार नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ये भी गलत होगा। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है व्यक्ति जो है देखता है, जो सीखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण के लिए इसमें जो है अभिभावक की भागीदारी का होना। इसमें अभिभावक का कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है उनका शामिल होना निश्चित है। समावेश का मतलब होता है कि शामिल करना, किसी चीज़ को शामिल कर लेना या उसमें मिला लेना। ठीक है, बच्चों की आवश्यकताओं को महत्व देते हुए जो है उनकी शिक्षा संस्था पर जो है अपनी भावना को प्रकट करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या है? ये समावेशीकरण के लिए जो है आवश्यक है। इसमें विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों को समावेशीकरण करने के लिए इसमें जो है ये होता है कि बालक की संवेदनशीलता से जो है भावना का परिचय करा दिया जाए। ठीक है, उसको पहचान करा दिया जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें जो है नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहले बालक को क्या कराएंगे? हम अक्षर लिखना सिखाएंगे, ए जैसे बी सी, इस प्रकार से। उसके बाद में अक्षर जब बालक बना लेगा तो उसके बाद में हम उसको APPLE एप्पल, इस प्रकार से जो है उसको वाक्य और अक्षर के बीच में जो है हम संबंध बनाने के लिए जो है उससे बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? इसमें संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? इसमें जो है संवेदी, संवेदी जो है क्या संवेग का तत्व नहीं है। संवेदी एक जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें क्या होता है शारीरिक एवं मानसिक पक्षों का समावेश होता है। ठीक है, संवेगी जो अवस्थाएं होती हैं उसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं? जैसे नाड़ी, श्वसन, ये एक प्रकार का उद्दीपन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं?
तो समावेशी कक्षा का मतलब क्या हो गया? समावेशी मतलब शामिल करना। तो सामान्य से विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुत प्रतिभाशाली छात्र। यदि बालक बहुत प्रतिभाशाली है तो इसमें उसका शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल विशिष्ट छात्र को शामिल कर ले जाएंगे तो इसमें जो है बच्चा अपने आप को एक अलग थलग पाएगा। ठीक है। केवल सामान्य छात्र, इसमें जो है केवल सामान्य छात्र को नहीं शामिल करते हैं। विशिष्ट छात्र में वो छात्र आते हैं जो मंदबुद्धि वाले होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं एवं प्रतिभाशाली छात्रों से होते हैं। उनके अंदर इनिशिएटिव क्षमता है, लेकिन जो है किसी असुविधा की वजह से जो है बालक पिछड़े रह जाते हैं, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालक को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है इसमें? तो हम लोग इसमें सही क्रम में क्या देखते हैं? इसमें देखिए पहले नंबर तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो बीएस ब्लूम थे, इन्होंने जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम जो है विकसित किया था। इसमें जो है 3 प्रकार के श्रेणी बताए थे इसमें। ज्ञान का अवबोध, अनुप्रयोग विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें जो है देखिए कहीं पर ज्ञान लिखा हुआ है, चलिए ज्ञान 2 जगह है। उसके बाद में अवबोध एक जगह है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, उसके बाद में मूल्यांकन। इसके माध्यम से जो है संज्ञानात्मक का क्षेत्र जो है निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण, जब शिक्षक जो है विद्यालय में पढ़ाने जाता है, जब वो बच्चों के सामने होता है तो उसके जो पढ़ाने का तजुर्बा है या ढंग है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रश्न का पूछने का यही मतलब है। तो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या नहीं हो सकती है इसमें? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अध्यापक बालक के साथ में जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एवं वांछनीय सूचना तो प्रदान करेगा, लेकिन जो उसके मन में आएगा वो चीज़ वो विद्यालय में नहीं कर सकता है। ये जो है अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। वो अपने स्वेच्छा से कोई काम नहीं कर सकेगा। इसमें जो है कोई काम करना होगा तो बालक को जो है ध्यान में रख के काम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का मैस्लो, हर्जबर्ग, विक्टर ब्रूम, स्कीनर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विक्टर ब्रूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सामाजिक अंतर प्रक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, वैयक्तिक व्यवहार पर मार्जन। तो यह प्रतिमान जो है शिक्षक विषय वस्तु के आयोजक की भूमिका निभाता है कि जो सीखा गया है उसे एकीकृत करने के लिए छात्र को व्याख्यान के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से एवं उसको गृह कार्य के माध्यम से जो है जानकारी प्रस्तुत करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कौशलों के स्थानांतरण, जो कौशल है उसका स्थानांतरण करने के लिए कौन सा उपयोगी होगा? तो इसमें जो है रेखीय विक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है शाखीय विक्रम, नंबर 3 कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और अर्जन। तो कौशलों का स्थानांतरण का मतलब हो गया कि कौशल एक अंतरण गति है।
कौशलों से जो है तात्पर्य है कि एक ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे किसी ज्ञान का अर्जन करते हैं, को अपने कौशल की दिखाते हैं एवं किसी दूसरी परिस्थिति में जब उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौशलों का स्थानांतरण जो है एक गति हो जाती है, ना कि उसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? इसमें जो है आपको देखेंगे कि निगमन से आगम की ओर, ये जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है। इसमें जो है सुगम से कठिन की ओर, जो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है हम इसमें देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब शिक्षण के सूत्र हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर हम लोग जब जाते हैं तो ये भी शिक्षण के सूत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि, प्रस्तावना। तो जब बच्चा बीएड बीटीसी करने जाता है, जब हम लोग गए थे बीएड बीटीसी करने, तो उसमें क्या होता है कि पहुंचते ही जब हमारी 1 महीने की इंटर्नशिप लगती है, तो उसमें पहुंचते ही हम लोग तुरंत शिक्षण कार्य करना प्रारंभ नहीं कर देते हैं। हम लोग तुरंत बच्चों से उनका प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक नहीं प्राप्त करते हैं। हम लोग तुरंत प्रस्तावना नहीं लिखने लगते हैं कि बच्चा क्या पढ़ाएंगे, क्या वो मतलब इसमें क्या क्या। इसमें हम लोग पहले क्या होता है, इसमें योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तावना, उसके बाद में शिक्षण करते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध के शिक्षण स्तर में क्या शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण, अन्वेषण। तो इसमें जो है ब्लूम ने कहा था कि संज्ञात्मक क्षेत्र के कुछ शिक्षण स्तर शामिल हैं, जिसमें जो है उसमें अन्वेषण के अतिरिक्त अवबोध का वर्गीकरण करना, भेद करना, व्याख्या करना, प्रतिपादन करना, उदाहरण, रूपांतरण करना, अनुवाद करना भी शामिल है। प्रश्न में जो है जांच के माध्यम से संचालित करना, निर्माण करना, किसी चीज़ की गणना करना, ये सब क्रियाएं जो है इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें अन्वेषण ये जो है ये ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल नहीं है। सॉरी, ये गलत हो गया क्वेश्चन। इसमें कहा गया था कि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसमें जो है अन्वेषण ये जो है शामिल है, बाकी चीज़ें शामिल नहीं है। किसी बच्चे की किसी से तुलना नहीं करेंगे, बच्चों के साथ में किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन वाले होते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण, प्रभावी विकेंद्रीकरण इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए बी एंड सी। देखो जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और कौन सा मैच कर रहा है। तो शैक्षिक सुधारों में विकेंद्रीकरण जब संभव होगा जब भागीदारी बढ़े, ये भी सही हो जाएगा। स्थानीय संदर्भ व्यक्त उपलब्ध हो, जब उसके संदर्भ में जब बच्चा कार्य कर रहा होता है तो अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो,
मतलब प्रासंगिक और संसाधन भी मौजूद हों। ठीक है, स्थानीय संदर्भ भी व्यक्ति के पास हो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दबाजी बच्चों नहीं करना है, धीरे धीरे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है, मान लो राम है वो, और बाहर से कोई बच्चा या क्लास में शिक्षक जो है उसको कहता है, उसका नाम लेकर पुकारता है, तो वो बच्चा कैसे, स्पर्श तो करेगा नहीं उसको। दृष्टि संवेदना तो कर रहा है पर बच्चा सुन नहीं पा रहा है। प्रत्यक्ष संवेदना, प्रत्यक्षण का मतलब हुआ यहाँ कि बच्चे को जो है प्रत्यक्ष रूप से बुलाना, मतलब इशारों में। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो है उचित नहीं रहेंगे। इसमें हम लोग ध्वनि संवेदना कहेंगे कि बच्चा जो है ध्वनि के माध्यम से अपनी संवेदना को प्रकट करके शिक्षक के पास जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे जी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पियाजे जी बताते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल, 4 से 8 साल। तो इसमें प्रीपर्सनल स्टेज की अवधि 2 से 7 साल है। 2 से 7 साल जो है ये क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। 2 से 7 साल, इसमें देखेंगे हम लोग दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें भाई देखो, नहीं वाले ऑप्शन को हम पहले गोला कर देते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक के जो है कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, भाषिक होते हैं, सांवेगिक होते हैं, सामाजिक विकास भी होते हैं, और इसमें संज्ञानात्मक विकास भी शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ उसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन नहीं, अभी इसमें जो है 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकास से संबंध है? मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित है। तो इसमें जो है चोम्स्की जी ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर एक इनेट शक्ति होती है सीखने की, व्याकरण सीखने की। प्रश्न के माध्यम से बच्चे जो है सीखते हैं। बिना बुद्धि परीक्षण में जो है इसमें बताया गया था कि बच्चे जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखते हैं। तो इसको जो है चोम्स्की वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है भाई? थॉर्नडाइक का अधिगम के प्रयास एवं भूल एवं प्रयास का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था हम लोग पढ़े थे ना इसमें कि जो गिरोह की अवस्था होती है, देखो अवस्थाएं जो है इसमें अलग अलग प्रकार की बताई गई हैं। इसमें उत्तर बाल्यावस्था जो होती है जिसकी अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, तो गिरोह की जो अवस्था होती है, इस
इस 6 से 12 से वर्ष की अवधि में जो है बच्चे अपने अपने आप टोली बनाते हैं एवं उनको अधिक आनंद आता है। लोग समूह में रहना पसंद करते हैं एवं सामाजिक नियमों को सीखते हैं और उसी में बालक का क्या होता है, सामाजिकरण होता है। तो इसमें जो है 6 से 12 वर्ष दे नहीं रखा है, तो हम लोग 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण के ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था पियाजे जी बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे जी ने कहा था कि जो बालक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि जो होती है 7 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं धीरे धीरे डेवलप होती हैं एवं बालक जो है अपनी समस्या का समाधान जो है सफलतापूर्वक स्वयं करता है। इसमें पलटावी प्रतिवर्तिता गुण पाया जाता है। पियाजे ने जो है कुछ अवस्थाएं बताई थी जिसमें संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था बताया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन भाई ज़रा ध्यान देना। इसमें जो है प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें विषय वस्तु का स्वरूप क्या है, ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो सामाजिक मूल प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सहायतापरक व्यवहार जो होता है, इसके अतिरिक्त अनुकरण की प्रबलता, बालक आसक्ति का व्यवहार, मित्रता आदि भी सामाजिक मूल्यों के तत्वों से संबंधित है। तो इसमें मूल प्रवृत्ति जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस श्रृंखला की कड़ी में जो है 30 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट के देखे हैं। करीब करीब हम चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है 700 से लेकर 800 तक क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट वाइज लेंगे और हम इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं कि जो परीक्षा में पहले से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा की अंतिम कड़ी में जो है हम लोग अपनी अच्छी पकड़ बनाएं और यह है कि हमको टेट के बाद में सुपर टेट भी देना है, तो इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।